नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इस पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है स्थल रूपों का विकास। बच्चों, इस अध्याय का यह चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पवन यानी कि हवा का कौन कौन सा कार्य है जिससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है यह पढ़ेंगे। हिम नदी के कार्य पढ़ेंगे और समुद्री तरंग के कार्य को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पवन का कार्य। बच्चों, नदी की तरह ही पवन भी अपर्दन का एक मुख्य कारक है। यह भी काटती छांटती है। पवन की गति रेगिस्तानी प्रदेशों में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ जंगल आदि होता नहीं है जो पवन को बेको रोके। पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे पहला स्थलाकृति है मशरूम चट्टान या छत्रक शैल। मशरूम मतलब तो आप जानते हैं बच्चों, हम लोग उसको छत्तू कहते हैं। तो देख लीजिए यह चित्र, यह चट्टान है, चट्टान का बना हुआ है लेकिन मशरूम की तरह है, इसलिए इसका नाम है मशरूम चट्टान। या छाते की तरह भी है तो इसका नाम छत्रक शैल भी है। यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छाट के कारण बनती है। जो कमज़ोर चट्टान नीचे है वो कट कर घिस कर पतला हो गया, और जो ऊपर का गुंबद जैसा दिख रहा है वो मजबूत होने के कारण नहीं कटा। चट्टान का निचला भाग अधिक अपर्दित हो जाता है जबकि ऊपर का भाग कम अपर्दित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृति या मशरूम जैसी आकृति बन जाती है और यह मशरूम चट्टान कहलाता है। बच्चों, दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बालू जमा हुआ है, इसको बलुआ टिब्बा कहते हैं। और यह भी पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति, निक्षेप के द्वारा उड़ा कर एक दूसरे स्थान पर परिवहन करके ढो के लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता जाता है और इस तरह जमा बालू बलुआ टिब्बा कहलाता है। तीसरी स्थलाकृति कहलाता है लाओस। जो पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। चित्र में देखिए, और इसे ही लाओस कहते हैं। बच्चों, चीन का लाओस मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब चौथा देखिए, जो स्थलाकृति है वह कहलाता है ओएसिस। ओएसिस रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहाँ पर प्याले कप के आकार की तरह गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में जब जल भर जाता है तब ऐसी आकृति को ओएसिस कहते हैं। चित्र में आप देखिए कि रेगिस्तान के बीच में एक छोटी से तालाब की तरह है। अब चलिए, हिम नदी, बर्फ से बनने वाली नदी हिम नदी कहलाती है। और हिम नदी का कौन कौन सा कार्य है समझते हैं। बच्चों, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। आप देखें कि हिमालय ठंडे प्रदेशों में बर्फ जमा रहता है। जब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पिंड गुरुत्वाबल के कारण नीचे की ओर खिसकता है, धरती पर आने लगता है, तो उसे हिम नदी कहते हैं। ये टुकड़े गलकर नदी के रूप में बहने भी लगते हैं। तो हिम नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें सबसे पहला है यू आकार की घाटी। आप यहाँ पर देखिए कि ये घाटी बनी हुई है जो हिमनद के कारण बना है और इसके आकार यू की तरह है। तो खिसकती हुई हिम नदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली मतलब निचले तल को भी काटकर चौड़ा करती है। इस प्रकार बनी तली का आकार अंग्रेजी के यू आकार के समान है, इसलिए इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। दूसरी आकृति है हिमोड़। हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ़ है वो पिघलती जाती है और इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़े को ढोने में असमर्थ हो जाती है, नहीं ढो पाती है तथा अपने किनारे पर छोड़ देती है, जमा कर देती है और इसे हिमोड़ कहते हैं।
तीसरी भूस्थलाकृति है सर्क एवं टार्न। सर्क एवं टार्न। खिसकती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है, इसे सर्क कहते हैं। इस खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो इन्हें हिम झील या टार्न कहते हैं। तो ये था बच्चों हिम नदी के कार्य। अब आइए समुद्री तरंग के कार्य देखते हैं। समुद्र में जो लहर उठते हैं उसका वो कौन कौन सा स्थलाकृतियों का विकास करता है ये समझते हैं। समुद्री तट की स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्र तरंगों द्वारा होता है। आप देख रहे हैं कि समुद्र में किस तरह से जोर से तरंग उठता है। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियां हैं, जिनमें पहला समुद्री श्रृंग है। समुद्री तरंगें जब तटीय चट्टानों से टकराती है तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती है। ये सब बच्चों एक दिन में नहीं होता, ये लगातार ये क्रिया चलते रहता है। बहुत दिन में इस तरह से परिवर्तन विकास हो जाता है। तो इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती है, जिसे समुद्री श्रृंग कहते हैं। अब अगला देखिए, जो चित्र में भी आप देख रहे हैं कि समुद्री गुफा। समुद्री तरंगें लगातार काट छांट का कार्य कर श्रृंगों को तोड़ती रहती है। इस प्रकार उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं, जो समय के साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा बन जाती है। जब दोनों तरफ से बनी हुई गुफाएं या समुद्री गुफाएं विस्तृत होने फैल कर एक दूसरे से मिल जाती है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, तथा उसके आर पार पानी बहने लगता है, तब इस प्रकार की आकृति प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। और जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है और इसके शीर्ष मतलब ऊपरी स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को स्टैक या सागरीय स्तंभ या कहते हैं। बच्चों यहाँ जो आप तालाब की तरह चित्र देख रहे हैं, झील की तरह देख रहे हैं, ये लैगून है। कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा हो जाता है। समुद्री लहरों के द्वारा लाया गया बालू, रेत, कंकड़, पत्थर अवसाद कहलाते हैं। तो ये जमा हो जाते हैं किनारे पर, तथा इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। मतलब पानी आगे चला गया और ये डैम की तरह छेक दिया उसको, अब ये पानी पुनः समुद्र में नहीं मिलते हैं। तो यह जिसको हम लोग झील कहते हैं, लैगून भी कहते हैं। तो यहाँ तो आप एक चित्र देख रहे हैं, यह केरल तट का लैगून है। तो चित्र देख रहे हैं, यह उड़ीसा की चिल्का झील का चित्र है और वह भी एक लैगून है। अब देखिए, ये समुद्री तरंग समुद्री तट भी बनाता है। समुद्री तट हर जगह नहीं है बच्चों। समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिया जाता है, जिससे समुद्री तट, जिसको अंग्रेजी में सी बीच का निर्माण होता है। समुद्री तट को सी बीच कहते हैं। चेन्नई का मेरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है। समुद्री किनारे अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं। अभी मैंने बताया कि समुद्र किनारे दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं। तो बच्चों, एक शब्द आ रहा है निक्षेपण। तो नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा अपर्दित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। अपर्दन मतलब काट छांट करना और उन्हें ढोकर ले जाकर दूसरे जगह जमा कर देना निक्षेपण कहलाता है। तो बच्चों, यह थी इस अध्याय की चौथी वीडियो और इसमें हम लोग पवन के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों के बारे में जान लिए। हिमनदी के द्वारा कौन कौन सा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है यह समझ लिए, और समुद्री तरंग से कौन कौन सा स्थलाकृतियों का विकास होता है यह भी जान लिए। तो बच्चों, ध्यान से पाठ्यपुस्तक को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। इस अध्याय का यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम अभ्यास का वीडियो लाएंगे। अभ्यास को भी ध्यान से देखिएगा, उन्हें याद रखिएगा और खुद भी सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बच्चों।